ओके, तो धातु की निरुक्ति दुधाधारण पोषणयोः। सुश्रुत ने बताया है धारणा धातुआ, मतलब शरीर को धारण करने वाला। धातु का शब्दशः अर्थ आज हम लोग जो लेते हैं मेटल, है ना, शायद उस वजह से भी इसका नाम धातु हुआ रहे, क्योंकि अगर आप मेटल की चीज़ें देखेंगे घर में, ठीक है, मेटल की या आप लकड़ी की भी चीज़ें और मेटल की चीज़ें कंपेयर कीजिए, तो आपको नज़र आएगा कि मेटल की चीज़ें दोनों भी ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन वाली है, बट जो कच्चे मिट्टी से बनाया हुआ है मटका, वो टिकने में कम होता है, मतलब गिरने से फूट जाएगा, बट मेटल की चीज़ें फूटती नहीं है जल्दी। इसका मतलब क्या, उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है या स्ट्रांगनेस है, काठिन्यता है, वो बरकरार होती है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। ठीक है, तो इसलिए धातुओं को धातु भी कहा होगा, क्योंकि आज के भाषा में, परिभाषा में हम लोग धातुओं को मेटल की तरह से जानते हैं। तो शरीर में जो मेटल की तरह रहते हैं, नॉट लाइक मतलब उनके क्वालिटीज की तरह जो बिहेव करते हैं, उस एंटाइटी को धातु कहते हैं। तो शरीर को धारण करने वाला कौन है? धातु। सिद्धांत कौमुदी ने कहा है कि ददाति धत्तेर्वा शरीर मन प्राणन इति धातु, मतलब सिर्फ शरीर को धारण नहीं करेगा, उन्होंने कहा है मन को धारण करने वाला और प्राण को भी धारण करने वाला। आप पकड़ लीजिए आज रस धातु के बारे में कि रस और रक्त का, मतलब पकड़ लो, रक्त धातु का क्षय हो गया, मोर देन 500 ml लॉस हो गया। 5.5 लीटर का अपना ये है मैक्सिमम रक्ताभिसरण या रक्त संचरण जो होता है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। अगर उसमें से 500 लॉस हो जाता है तो क्या हो सकता है? अनकॉन्शियस, सेमी कॉन्शियस, ये सब कुछ चीज़ें हो सकती है। करेक्ट, तो इसीलिए प्राणों को भी धारण करने वाला है। ठीक है, अभी क्वाशोर की केसेस आप थोड़ा सा याद करो, जो माल नरिश चाइल्ड रहते हैं, कैसे रहते हैं वो, या रिकेट का चाइल्ड का थोड़ा सा आप याद करो, कैसे चलते हैं वो लोग, कैसे रहते हैं। तो उनका प्राण मतलब, या उनमें ऊर्जा वगैरह दिखती है क्या? कुछ नहीं, मतलब मांस और मेद का क्षय है। या ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के पेशेंट देखो, वो मतलब थोड़ा भी गिर गए तो फ्रैक्चर हो जाता है, तो वो अस्थि खुद को धारण नहीं कर पाती, सो प्राणों को भी धारण नहीं कर पाएगी। अगर आघात होता है कुछ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जैसे क्रुच्छ सद्य, या मैं कहूँगा दुर्धर व्याधियों में अगर ऐसे होता है तो भी तकलीफ होगी। करेक्ट, तो इसलिए प्राण को भी धारण करने वाला होता है, सिर्फ शरीर को धारण करने वाला नहीं। और शरीर की डेफिनेशन कोई बताएगा मुझे, अगर कोई एकेडमिक बैकग्राउंड से है तो? शरीर की डेफिनेशन क्या है? शरीरते तच्छरीरम्। हाँ, शरीरते अनेन इति शरीरम्। करेक्ट। तो शरीर, वपु और देह, इन तीनों की डेफिनेशन अलग अलग है। गृहिणी में आपको देह का वर्ड, देह ये वर्ड मिलेगा। तो निरुक्ति वाइज भी आप चिकित्सा कर सकते हो। इतनी हमारे पास अलग अलग परंपराओं में अलग अलग चिकित्सा पद्धति है। उद्देश्य ये रुग्ण को ठीक करना है पूरी तरीके से। ओके, बट शरीर का शरीयते तत् शरीरम अगर आप कहते हो, तो जिसका क्षरण होने वाला है बार बार, यानी मराठी में हम लोग बोलते हैं जिसकी झीज, यानी क्या बोल सकते हैं, जिसका लॉस हो रहा है हर बार, तो उसको धारण करने वाला या उस प्रोग्रेस को स्लो डाउन करने वाला जो एंटाइटी है शरीर में, वो साथी है सपोज, तो उसको धातु कहते हैं। अब आचार्य सुश्रुत ने यह भी कहा है कि दोष धातु मल अगर ये प्राकृत स्थिति में काम करेंगे तो भी वो भी धारण करने वाला। अगर मल मल संचय अधिक होता है तो कॉन्स्टिपेशन कहेंगे, या मतलब अगर उसकी गति नहीं और वो वहाँ पे पड़ा है, एक के ऊपर एक लेयर हो रहे हैं दिन ब दिन, 2-2 दिन के बाद जा रहे हैं अगर पेशेंट, तो वो कृतावस्था नहीं है, विकृतावस्था है। अगर मल 12 या 24 घंटे में एक बार निकल जाता है तो वो अपना जो काम है कि वायु और अग्नि महाभूत को धारण करेगा, वायु अग्नि धारणम च अवष्टम्बाय देहिनम, तो ये उसका काम है, तो वो करेगा। अगर वो करता है 12 या 24 घंटे में जाने के बाद और पेशेंट को एकदम हल्का महसूस होता है, तब वो शरीर को धारण करने वाली एंटिटी हो जाएगी मल होने के बावजूद, तो वो भी धातु कहलाएगा। ठीक है, अगर कफ दोष है, तो अगर आपको प्लूरेसी या प्लूरल एफ्यूजन या एम्फीमा जैसे कंडीशन नहीं मिलते, या वातजकास जैसे कंडीशन नहीं मिलते, तो वो क्या है, मतलब आप एकदम सांस आराम से ले पा रहे हो, आपका लंग्स एकदम एकदम बहुत बढ़िया काम कर रहा है, यू आर एबल टू ब्रीथ वेरी नाइसली, यू आर नॉट गेटिंग एग्जॉस्टेड आफ्टर 2 या 3 फ्लोर्स, है ना। वो चढ़ने के सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भी अगर आपको ये नहीं हो रहा है,
तो आपको कुछ वो मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आपका कफदोष बराबर काम कर रहा है, वहाँ का वायु महाभूत जो है उरस्थान में वो भी बराबर काम कर रहा है। तो अगर ये प्राकृत अवस्था में है तो शरीर को धारण करेंगे। ओके, और मन को धारण करने वाला। अब मन, अभी मुझे बताओ, अभी रसक्षय के श्लोक के बारे में देखेंगे, बट उसके पहले मैं थोड़ा सा दूसरे धातुओं के बारे में देखता हूँ। चलो, तो रक्त धातु के बारे में क्या लिखा है क्षय में? रक्त अम्ल शिशिर प्रीति। ये अम्ल प्रीति फिर दिया काम। शिशिर प्रीति ये क्या है उसके डिटेल में कल परसों या नरसों जाएंगे, बट आज के बारे में मैं बात करता हूँ। प्रीति ये जो भाव है, अगर आप चरक विमान स्थान 3 में देखेंगे या 2 में है शायद, जहाँ पे प्रमाण एक्सप्लेन किए गए हैं, तो प्रीति को आइडेंटिफाई करना है या मेजर करना है आपको, प्रीति इस भाव को, इस एंटाइटी को, तो आपको संतोषेन प्रीति, हर्ष को मेजर करना है तो आमोदेन हर्ष। ऐसे उसकी बहुत सारी ये दी है, संतोषेन प्रीति, आमोदेन हर्ष, ये बहुत सारा मतलब जरण शक्ति, आहरण शक्ति, ये सब दिया है ना एंड ऑफ द दैट अध्याय त्रिविध कुक्षीय में शायद, या प्रमाण का जो त्रिविध प्रमाण वाला जो अध्याय है चरक विमर्शन में, वहां पे दिया है। तो प्रीति यानी ये मन की प्रीति है ना, मन का भाव है। संतोष है ना प्रीति, किसको संतोष होगा? प्रीति किसको कहेंगे? संतोष से पहचानेंगे कि वो पेशेंट या आपका रुग्ण या आप या कोई भी अपने घर की जो व्यक्ति है वो कितनी संतुष्ट है, उसके द्वारा उसकी प्रीति ये मेजर कर सकते हो आप। प्रीति मतलब हमेशा प्रेम भाव ये नहीं है, ठीक है? प्रेम मतलब प्रीति नहीं। प्रीति ये अपने यहाँ पे फिजिकल एंटाइटी या सॉरी साइकोलॉजिकल एंटाइटी में आयुर्वेद के हिसाब से प्रीति मतलब संतोषेन प्रीति, जितना संतोष अधिक उतनी प्रीति। अब ये अम्ल शिशिर अम्ल प्रीति हम लोग कह रहे हैं, अम्ल शिशिर प्रीति, तो अम्ल रस खाने की इच्छा होना या शिशिर यानी ठंडे रस की खाने की इच्छा होना, ये रक्त क्षय में हो रहा है। ये मानस भाव है ना, और वो लेने के पश्चात ही रक्त का क्षय ये होगा। मतलब आपको पहले इच्छा होगी, ये इच्छा किसके द्वारा होती है? आत्मा के द्वारा, बट वो व्यक्त मतलब वो धारण को मतलब किसके द्वारा होती है? कौन मीडिएटर है? प्राणवायु और मन। मन और प्राणवायु ये दो एंटाइटीज है जो कोऑर्डिनेट करते हैं सबको ज्ञान प्रक्रिया में। मतलब ये खाने की इच्छा होना, ये मतलब ज्ञान है ना। आपको विरुद्ध रसात्मक विरुद्ध आहार चाहिए रक्त का क्षय होने के बाद। तो ये मन, अगर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रक्त धातु का क्षय होता है तो मन भी स्थिर नहीं होगा। वो पेशेंट चिड़चिड़ करता है, एनेमिक पेशेंट चिड़चिड़ करते हैं, यस और नो? यस और नो करते कि नहीं चिड़चिड़? या कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट करते कि नहीं चिड़चिड़? यस और नो? यस सर। या जिनका लो आईक्यू रहता है तो उनके माँ बाप भी चिड़चिड़ करते हैं कि नहीं? अगर उसका मज्जा धातु कम है, मस्तुलुंग को ही मज्जा धातु कहा है, अगर वो कम है तो उसके पेरेंट्स भी चिड़चिड़ करेंगे, फिर उनके भी रक्त का क्षय हो जाएगा, है ना? या पित्त की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है? इसका मतलब मन को भी धारण करता है। या जैसे मैंने कहा रिकेट्स हो या मतलब हमारे इसमें फक्क हो या बाकी के जो मांस मतलब कृष व्यक्ति जो रहते हैं वो चिड़चिड़ करता है, हमेशा ज़्यादा ये नहीं करता है, तो उसका जो मन है वो चंचल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। तो स्थिरता प्रदान करना ये धातुओं के द्वारा बैलेंस किया जाता है मन को। इसलिए सिद्धांत कौमुदी की ये जो डेफिनेशन है वो मुझे बहुत अच्छी लगी चिकित्सीय दृष्टिकोण से। अभी तक मुझे बिफोर टेकिंग दिस लेक्चर सीरीज मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि शरीर को धारण करता है, ओके, बट मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि सिद्धांत कौमुदी में ऐसा भी लिखा है कि शरीर, मन और प्राण इन तीनों को धारण करता है। ओके, ददाति धारयति शरीर संवर्धका इति धातु। और एक डेफिनेशन दी है उन्होंने कि शरीर की वृद्धि करने वाले रचनाओं को धातु कहा जाता है। मतलब शरीर में जो भी संवर्धन होगा उनको भी, उन रचनाओं को भी, वो कोई भी रचना हो सकती है, मतलब रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र है, तो उन रचनाओं को भी धातु कहा गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? शरीयते तत् शरीरम के ऑपोजिट डेफिनेशन है ये। ठीक है, शरीयते तत् शरीरम ये शरीर की डेफिनेशन है, उसके ऑपोजिट वाली ये है ददाति धारयति शरीर संवर्धका मिति धातु। मतलब शरीर का ये हो रहा है दिन ब दिन
लॉस हो रहा है और उसका संवर्धन भी हो रहा है। जैसे आरबीसी है ना, उनका लाइफ स्पैन है 120 डेज। अब मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं तो 1 मिनट में काफी लाखों आरबीसीस स्प्लीन में जाकर फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये हो रहे होंगे और नए आरबीसीस की उत्पत्ति भी हो रही होगी। ये सुनो, नए प्लेटलेट्स उत्पन्न हो रहे होंगे जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ये उत्पन्न होने वाली जो चीज है उसको भी धातु कहा गया। तो हमें क्या करना है, हमारी लैंग्वेज में समझ के लेना है। आर यू गेटिंग दिस कंसेप्ट? हम लोग डेफिनेशन ही देख रहे हैं, मैं ज़्यादा ना थियोरेटिकल मुझे पसंद नहीं है। सो आर यू फाइंडिंग दिस यूजफुल और नॉट? इफ यस, वी विल गो थ्रू लाइक दिस थ्रू आउट 12 डेज। क्योंकि वो क्या है, सिर्फ पढ़ के बताने में मज़ा नहीं है ना, मज़ा है ही नहीं उसमें पढ़ के बताने में। इफ़ यू आर एग्री वी विल कंटिन्यू लाइक दिस। ओके, नए लोगों से मुझे चाहिए, हाँ, जो कंप्लीटली नए हैं। हाँ, ओके। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब रस धातु के ऊपर आएंगे, निर्मिति डायरेक्टली। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, रसस हुआ है वो। तो रस धातु की निर्मिति है, तो हम लोग आहार लेते हैं, करेक्ट। उसके बाद उसका स्थूल पचन होता है। स्थूल पचन किससे होगा? एनीवन? स्थूल पचन में क्या पार्टिसिपेट होता है? एनीवन, एनी गेसेस? जठराग्नि। हाँ, कौन? जठराग्नि, करेक्ट करेक्ट। ओके, तो पांचोतिक और थोड़ा सा हम लोग अगर डीप जाएंगे इस चीज के लिए तो आपको समझ में आएगा कि पाचक पित्त और रंजक पित्त ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और क्लेदक कफ। ठीक है, अन्न नलिका से नीचे जाएगा वो आहार। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट कांटेक्ट उसका होगा इससे, मतलब क्लेदक कफ, जिसकी क्वांटिटी बहुत बड़ी है। और ऐसे दो इंटेक होगा आमाशय में जाने के बाद, क्लेदक कफ और रंजक पित्त। रंजक पित्त ये द्रवता बहुल और अम्लधर्मी कहते हैं हम लोग उसे, पांचोतिक परिवार में अम्लधर्मी पित्त है रंजक पित्त। और उसके बाद ग्रहणी में जाएगा वो। ठीक है, वो सब प्रोसेस होने के बाद, मतलब पहले कार्डियक स्पिंक्टर थ्रू स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद वो नीचे की तरफ आएगा। कहाँ से? पाइलोरिक स्पिंक्टर के थ्रू यहाँ पे ग्रहणी में फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन में उतर जाएगा। और वहाँ पे फिर पित्त आएगा क्षारधर्मी, जिसकी द्रवता बहुत कम होती है, और उसे हम पांचोतिक परिवार में क्षारधर्मी पित्त ऐसे भी कहते हैं। ओके, तो ये सब प्रोसेस होने के बाद आहार रस बनता है। ठीक है, आहार रस बनेगा, फिर लघुअंत्र में सार किट्ट विभाजन होगा। सार भाग और किट्ट अभी भी ये द्रव स्वरूपात्मक है। फिर समान वायु से किट्ट की तरफ नहीं जाएंगे अभी फिलहाल, फिर समान वायु की प्रेरणा से वो हृदय की तरफ जाता है। ओके, क्यों हृदय की तरफ जाते हैं? क्योंकि रस धातु का मूल स्थान है, हृदय दशम च धमन्य है। फिर हृदय में स्थित रस धातु अग्नि की प्रोसेस हो जाती है उसके ऊपर, और फिर रस धातु की निर्मित हो जाती है। ठीक है, कब बहुत बार कंफ्यूजन होता है, मतलब मुझे बहुत होता था यूजी में ये वाली चीज कि आहार रस और रस धातु एक है क्या, है ना। मतलब मुझे तो होता था, आप ज्येष्ठ वैद्य हैं या आप सभी विद्वान हैं, बट मुझे ये कंफ्यूजन बहुत होता था बिफोर एंटरिंग टू दिस वर्ल्ड ऑफ पांचभौतिक। तो लघ्वांत्र टू हृदय जब सारकिट्ट विभाजन होता है और समान वायु वहाँ पे समान अन्नम गृह्णति पचति विवेचति मुंचति, इस न्याय के द्वारा या इस सूत्र के द्वारा आहार रस के ऊपर प्रोसेस होने के बाद सार और किट्ट का विभाजन हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पे जैसे हमने कहा कि रंजक पित्त क्या करता है, हॉट वाटर के जैसा, जैसे चावल अगर आपको जल्दी पकाने हैं तो आपको गर्म पानी डालकर अगर पकाएंगे तो जल्दी पकेंगे। तो रंजक पित्त इज लाइक हॉट वाटर, और पाचक पित्त इज लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। लाइक, हाँ, लाइक नेचर उसका वैसा रहता है, या कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसा पकड़ लीजिए। पकड़ना है, समझने के लिए, मतलब उतना कौन, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि हॉट वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड में क्या फ़र्क हो सकता है। तो रंजक पित्त द्रवता बहुल क्यों है? क्योंकि आने वाला जो आहार है,
जो पांचौतिक आहार है, भले ही वो पांचौतिक हो, कटु रसात्मक हो, तिक्त रसात्मक हो, या मधुर रसात्मक हो, या षड रसात्मक हो, जो भी आप आहार ले रहे हो, प्लीज़ स्लाइड को ये मत कीजिए। आई रिक्वेस्ट ऑर्गेनाइजर्स, प्लीज़ थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। आई हैव टू इरेज इट अगेन, नहीं तो जैसे ही आपका ये हो जाता है, क्या बता रहा था मैं, लिंक टूट गई थी। हाँ, तो आहार आने के बाद, ठीक है, प्राण की मदद से, प्राणवायु की मदद से अन्न निश्वास प्रवेशकृत, तो अन्न का प्रवेश हो जाता है, ठीक है। फिर वो अन्न नलिका से, मतलब इसोफेगस थ्रू स्टमक में लाया जाता है, और स्टमक में आने के बाद रंजक पित्त से पहले उसका पाला पड़ जाता है या कांटेक्ट आ जाता है, और वहाँ पे और एक है, वो है क्लेदक कफ। आपको हमेशा ऑपोजिट एंटाइटिस मिलेंगी हर अवयव में, हर जगह पे, कोई भी स्थान ले लो आपको ऑपोजिट एंटाइटी मिलेगी। ऑपोजिट एंटाइटी मतलब क्या, अभी मैं क्लेदक कफ कह रहा हूँ आमाशय का स्थान, तो एट द सेम टाइम रंजक पित्त भी वहाँ पे उपस्थित है। ओके, उनमें सिर्फ एक ही गुण कॉमन है। क्लेदक कफ का काम है क्लेदन करना, और रंजक पित्त का काम है हॉट वाटर के जैसा, मतलब भेदन करना, मतलब डिजोल्व करना, ठीक है, डिजोल्व करना। मतलब वो जो अन्न संगत आया है वो भले ही षड्रसात्मक हो, बट वो पृथ्वी प्लस आप महाभूत के स्वरूप में आता है, ठीक है। एक तो आप पानी पियेंगे, नहीं तो लिक्विड कोई सब्जी रहेगी, नहीं तो आप चपाती या राइस खाएंगे, जो पृथ्वी महाभूत को प्रेजेंट करता है। मतलब पृथ्वी, आपका रस कोई भी होने दो, बट पहला जो पचन है आमाशय में, तो वो सबसे पहले आपका ये आ जाएगा, कौन सा, क्लेदक कफ और पाचक पित्त के संस्कार हो जाएंगे। पाचक पित्त नहीं, सॉरी, रंजक पित्त के। और उसके बाद जब वो नीचे उतरता है, डिओडेनम की तरफ जाता है, या लघ्वांत्र में जब प्रवेशित होता है, तब वो पाचक पित्त के संस्कार होते हैं। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड वो रहता है उसका नेचर, उसकी वजह से अन्न का पचन, मतलब क्षार धर्मता बढ़ाई जाती है। और आम्लधर्मी आहार जब नीचे आता है क्षारधर्मी पाचक पित्त की तरफ, तब क्षारो याति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोपसंहिता, ये जो सूत्र है पांचौतिक चिकित्सा का, जो बेस लाइन है पूरे पांचौतिक चिकित्सा का, तो इस सूत्र के द्वारा वो नीचे की तरफ छोड़ा जाता है। और फिर तब तक वो आहार रस है, जब तक वो सारकिट्ट विभाजन के स्टेज में है, जब विवेचन कर्म चालू हो जाता है समान वायु का, जब तक वो हृदय की तरफ नहीं जाता है, तब तक वो आहार रस है। वंस इट गेट्स कॉन्टैक्ट विद दी हृदय, तो हृदय पे उपस्थित होने वाले जो रसधात्वाग्नि है, जो रसधातु का स्थान है, वहां पे रसधात्वाग्नि की प्रोसेस जैसे ही हो जाती है, देन फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स इट इज कॉल्ड एज रसधातु। मतलब मुझे कंफ्यूजन था, तो शायद मैं सोच रहा हूँ कि आपको रहा होगा, और इतना डिटेल में हम लोग देखते नहीं है, मतलब ये सिर्फ सोचते हैं कि सारकिट्ट विभाजन हो गया, उसकी जो सूक्ष्मता है वो जानने में एक्चुअली मजा है। तो भी मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, क्योंकि हमारा टॉपिक रसधातु है, पचन व्यापार नहीं है, ठीक है। तो पोस्ट रसधात्वाग्नि की प्रोसेस आहार रस के ऊपर होने के बाद उसको रसधातु कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें पचन व्यापार के थ्रू हमें ये पता चला कि आहार रस, मुझे पता है कि आपको ये पता है, बट डिटेल में बताना चाह रहा हूँ, ओके। तो अभी थोड़ा सा देखेंगे कि इसके किस अवस्था पाक में पड़ेगा सर जी। 3 अवस्था पाक होते हैं, मैं इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, बट अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं अभी बता ही देता हूँ आपको कि त्रिविध अवस्था पाक है। पहला मधुर अवस्था पाक, जहाँ पे पृथ्वी प्लस आप महाभूत प्रेजेंट होता है, जैसे रंजक पित्त, और जैसे द्रवता बहुल है दोनों भी, और क्लेदक का। बाद में अम्ल अवस्था पाक है, और बाद में कटु अवस्था पाक, मधुर अम्ल कटु। तो अम्ल अवस्था पाक में तेज महाभूत के गुण विद्यमान होते हैं, जहाँ पे क्षारधर्मी पाचक पित्त की प्रोसेस हो जाती है। मधुर अवस्था पाक में फेनीभूत उदीर्यते, जब तक उसको फेन प्राप्त नहीं होता तब तक वो नीचे की तरफ नहीं आएगा, और अगर नहीं आता है नीचे और वहीं पे पड़ा रहेगा तो हम लोग अजीर्ण या अम्ल पित्त ऐसे संबोधित करते हैं। अगर वो नीचे की तरफ आता है और फेन उसका कंप्लीट हुआ नहीं है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर एसिडिटी, यानी उरोदाह हो रहा है, या वहाँ पे जस्ट जिपिस्टर्नम पॉइंट के नीचे पेन होता है, तो वो ग्रहणी का ही स्थान है, पकड़ लीजिए, तो या वहाँ पे आपको पेन होता है हाइपर एसिडिटी के रुग्ण में। जो उरोदाह लेकर आता है आपके पास, या कंठदाह लेकर आता है, या मुख पाक लेकर आता है, तो उसमें क्षारधर्मी
पाचक पित्त की क्वांटिटी बढ़ जाती है। और नीचे जब आता है ये सब कुछ, तो वायु महाभूत का वहाँ पे प्रेजेंस होता है, क्योंकि कट अवस्था पाक ये वायु नहीं है। अगर आप पुरुष का, जब थोड़ी देर पहले अगर मैंने कर्म कहा, तो कटु अवस्था पाक में शोष्य मानस से वन्यना जो सारकित्त विभाजन के बाद आया है, तो कटु अवस्था पाक में किट्ट भाग भी निर्माण होगा और सार भाग ऊपर की तरफ भेजा जाएगा समान वायु की प्रेरणा से। तो किट्ट भाग के ऊपर प्रोसेस होती है शोष्य मानस से वन्यना, तो शोषण किया जाता है उस तेज महाभूत के द्वारा, उस वायु महाभूत के द्वारा, तो रुक्ष गुण के द्वारा उसके ऊपर शोषित किया जाता है और परिपिंडिक पक्वमल तैयार हो जाता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। वो मूत्र की तरफ, मूत्र से क्लेदवहनम की तरफ चला जाता है। और स्थूल भाग जो होता है वो आपका परिपिंडिक पक्वमल, मतलब वो कोयले के जैसा होना चाहिए और फ्लोट होना चाहिए पानी के ऊपर। तो इस परिभाषा में हम पचन व्यापार को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट विजय जी, है ना? हैव यू अंडरस्टूड? थोड़ा मैंने फास्ट गया हूँ क्योंकि पचन व्यापार ये हमारा नहीं है टॉपिक आज का। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी परिभाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी अगेन आहार रस कब कहेंगे? जब तक वो हृदय के कांटेक्ट में नहीं आएगा, मोटा मोटा ये कहेंगे समझने के लिए कि हृदय के कांटेक्ट में जब तक नहीं आएगा तब तक आहार रस, और जैसे ही कांटेक्ट हो जाता है और रस धातु अग्नि की प्रोसेस हो जाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे रस धातु। तो रस धातु और पांचवती कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अभी बाकी के धातुओं का भी देख लेंगे। मतलब ये धातु की लेक्चर सीरीज है, तो आपको शुरुआत से पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली क्या है। तो प्रवाही धातु है कौन? रस और रक्त। और रस धातु तो डेफिनेटली प्रवाही है। उसके डेफिनेशन में क्या बोला? अरहा अहर अहह, मतलब जो दिन रात घूमता होता है, घूमता रहता है। गतौ, इस शब्द का अर्थ क्या है? घूमने वाला, संचार करने वाला, गतौ। ठीक है, जो घूमते रहता है, शरीर में संचार करते रहता है, उसको रस धातु कहते हैं। अब अभी मुझे बताइए, आप बासुंदी छान रहे हैं छलनी से और आप दूध छान रहे हैं, तो कौन सा फिल्टर जल्दी होगा? कौन सा फिल्टर होगा? बासुंदी होगी, रबड़ी होगी, या दूध होगा? नए लोग, हाँ नए लोग, जो 5 लोग जो कंप्लीटली नए हैं, मिल्क होगा, दूध। दूध होगा। करेक्ट। क्यों? क्योंकि दूध का कॉन्स्टिट्यूशन देखे ना, दूध की जो कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी मज्जा के लिए हम लोग घृत का उदाहरण देखेंगे। ठीक है, घृत भी जल्दी फिल्टर आउट होता है क्या? अगर वो दानेदार रहेगा तो नहीं होगा। तो वैसे ही मज्जा का भी कंपोजिशन होता है। ये मस्तुलुंग जो ब्रेन है, इट इज नथिंग बट द मज्जा, मज्जा धातु है। और रस धातु की तरफ हम लोग देख रहे थे अभी कि रस और रक्त दोनों प्रवाही धातु है, दोनों भी प्रवाही धातु है। और इनका बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये भ्रमण करने वाले धातु है दोनों भी। ठीक है, क्योंकि रक्त धातु का भी मूल स्थान क्या है? हृदय दशम से धमन में, यही बोला है। ठीक है, बाद में स्थिर धातु में क्या है? मांस, अगर मांस में अस्थि मज्जा शुक्र का देखेंगे तो मांस धातु में 70% पृथ्वी के मॉलिक्यूल्स है, आप महाभूत के 30% है। मेद धातु में एग्जैक्टली ऑपोजिट है, आप महाभूत के मॉलिक्यूल्स 70% है और पृथ्वी के मॉलिक्यूल्स कम है उसके कंपैरिजन में, आप महाभूत के बहुत कम है। और अस्थि धातु प्योरली पृथ्वी प्लस वायु महाभूत है। ठीक है, मज्जा धातु में आप महाभूत है। ठीक है, अब इस वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अरे बाप रे, यहाँ पे प्रवाही लिखा है रस और रक्त, फिर मज्जा क्यों नहीं लिखा है वहाँ पे? मैं बताऊंगा उसका रीजन। एक मिनट, ये थोड़ा एक सेकंड, ये सर्वगुणात्मक है एक्चुअली, ये मैंने स्थिर गुणात्मक लिखा है गलती से, एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दिस। ठीक है, अच्छा वो मुझे अभी ध्यान रखा, नहीं तो फिर वो वैसे ही आपको आप समझ में लेते हैं। तो द्रव और सरगुणात्मक होता है, कोई भी जो प्रवाही चीज होती है वो सर और द्रव गुणात्मक है। अब वो उसमें द्रव गुण कितना है उसके ऊपर डिपेंड होता है सरगुण। अब इस मान लीजिए जैसे दूध का ही, दूध का हम लोग जब दही बनाते हैं और दही का चक्का लगाते हैं, और चक्के से जब चक्का लगाने के या मट्ठा लगाने के ये छाछ बनाते हैं, छाछ से फिर नवनीत निकालते हैं, नवनीत का घी बनाते हैं आइदर, नहीं तो श्रीखंड भी बना सकते हैं दही से। घर में अगर श्रीखंड बनाते हो तो उसकी प्रोसेस अलग होती है, उसको बांध के रखना पड़ता है, थोड़ी सी एक अलग बदबू आती है उससे, बट जो खाने में जो आता है आनंद उसका, वो मार्केट के श्रीखंड से कभी नहीं आएगा आपको।
चक्के, दही के चक्के से जो बनता है ना श्रीखंड या रसाला, उसकी टेस्ट आपको मार्केट में नहीं आएगी। तो अभी देखिए कैसे आपको समझना है कि मज्जा धातु भी आप महाभूत है और रस रक्त धातु भी आप महाभूत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें रस और रक्त में द्रवता और सरलता ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा कि द्रवता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरलता, द्रव गुण ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरगुण है। जितनी द्रवता ज़्यादा होगी उतना सरलता से वो सहजता से बहेगा। ठीक है, बहेगा मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएगा। चलगुण और इसमें फर्क है सरगुण में। सरगुण ये आप महाभूत का ये है और चलगुण ये वायु महाभूत में आता है। ठीक है, तो अभी मैंने मज्जा के बारे में भी आप महाभूत लिखा है और रस और रक्त धातु में भी ये लिखा है। बट मैंने अभी फर्क आपको समझाया कि दूध और घी में जो फर्क होता है, दानेदार घी में, गर्म घी में नहीं बोल रहा। ठीक है, नेचुरल घी में जो दानेदार घी में जो फर्क रहता है या श्रीखंड और दूध में जो फर्क होता है वही मज्जा धातु और रस धातु में फर्क है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। तो मज्जा ये मस्तुलुंग है, वो भी सॉफ्ट ही है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि हमारे यहाँ पे जो मैं कॉलेज में पढ़ा हूँ अहिल्यानगर में, महाराष्ट्र के, तो वहाँ पे क्या होता था, नगर मनमाड़ हाईवे होता था, मतलब दो गांवों को भी जोड़ने वाला एक हाईवे था, नेशनल हाईवे। तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते थे। तब मेरा फर्स्ट ईयर था जब ये इंसिडेंट हुआ था कि मेरे सामने कौवे उस रास्ते के ऊपर कुछ खा रहे थे। जस्ट हम लोग मेस से बाहर निकले थे और हमें पता, और एक्सीडेंट होना वहाँ पे बहुत आम बात हो चुकी थी, बहुत ही एकदम कैजुअल था वहाँ पे। तो वहाँ पे एक आदमी को उड़ाया था और उसकी जो मतलब डेड बॉडी थी वो तो ऐसा छिन्न विछिन्न थी और उसका सर भी फूटा था। ये बाद में नज़दीक जाने के बाद पता चला, बट उसके अवशेष जो हैं बॉडी के पार्ट्स वो थोड़े थोड़े दूर दूर अंतर तक गए थे और उसकी जो मज्जा थी, मज्जा यानी ब्रेन था, वो बाहर की तरफ आया था और जिसको कौवे चाट रहे थे। ठीक है, तो लोग जहाँ पे जमा थे, बॉडी जहाँ पे थी वहाँ पे वो नहीं था। दैट टाइम आई वॉजेंट नोइंग अबाउट दिस मज्जा धातु, हाँ, कि मस्तुलुंगा मतलब मज्जा। फर्स्ट ईयर था मेरा, तो मतलब मुझे एक बात ये समझ में आई कि वहाँ पे जब ये होता है तो ये प्रवाही है मज्जा भी। श्रीखंड भी अगर आप थोड़ा सा उसको थोड़ा सा पुश करते हो तो उसका सरगुण दिखता है, बट वो अल्प प्रवाही है, अल्पतम प्रवाही है। ये उसमें फर्क है। दोनों भी स्निग्ध गुणात्मक है, रस धातु भी स्निग्ध गुण है और मेद धातु भी स्निग्ध गुण है और मज्जा भी स्निग्ध गुणात्मक है। बट फर्क क्या है पता है क्या? रस धातु ये स्निग्ध है, मेद ये स्निग्ध तर है और मज्जा ये स्निग्ध तम है। आप समझ रहे हैं? तरतम भाव, तीनों में भी स्निग्ध गुण विद्यमान है, तीनों में भी। बट रस धातु ये स्निग्ध गुण है, मेद ये स्निग्ध तर है और मज्जा ये कॉन्सेंट्रेटेड है। आप समझ रहे? तो इस प्रकार से आपको समझना है। और शुक्र में भी पृथ्वी प्लस आप महाभूत है। ये इसमें नैमित्तिक द्रव तो होता है, जब भी आपकी कामेच्छा होगी या सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तब उस कामाग्नि की वजह से आपका मन के द्वारा जब ये प्रेरणा हो जाती है तब शुक्र स्त्रवित होता है, अनलेस एंड अनटिल इट इज सांद्रावस्था में होता है वो। जैसे अमूल बटर और पिघला हुआ बटर, इसमें जो फर्क होता है वही वो जो तेज के संस्कार है उसको कामाग्नि पकड़ लीजिए तो तब तक वो कंसोलिडेट रहता है और सार्वदेहिक है। शुक्र धातु का स्थान ये सार्वदेहिक है, ये भूलना नहीं है आपको। शुक्र इज नॉट इक्वल टू सीमेंट। शुक्र कैन सीमेंट कैन बी द पार्ट ऑफ द शुक्र धातु, क्योंकि शुक्र धातु का काम नवनिर्मित करना है। जो भी आपका वुंड ठीक हो रहा है वो शुक्र धातु का कर्म है, ये ध्यान में रखना। नए सेल्स आ रहे, अगर वहाँ पे सेल्स गलत आ रहे आ गए तो वो विकृति है, मतलब कीलॉइड फॉर्मेशन। ये मांस धातु की तो विकृति है ही, बट शुक्र धातु की भी है। तो उस हिसाब से हमें ये सोचना पड़ता है। इसीलिए कुछ कुछ वैद्य ओजोवर्धक द्रव्य भी देते हैं नॉन हीलिंग अल्सर्स में। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट? और या बहुत ज़्यादा डिटेल में हो रहा है कि बहुत ही डेंजर है ये कंसेप्ट्स? हाँ,
हम लोग गुणात्मक तरीके से नहीं सोचते ना, ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। या हमें सिखाया नहीं गया है, या हम लोग को ये पता ही नहीं था कि गुण इतने महत्वपूर्ण हैं। आप कोई भी चिकित्सा पद्धति कर लो, कोई भी, आप पंचकर्म करो, एकल द्रव्य करो, भस्म की प्रैक्टिस करो, रसशास्त्र करो, हर्बो मिनरल करो, या इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करो, पैरासीटामोल दे दो या डाइक्लोफिनेक दे दो, हर एक में आप गुण ही देखते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ओके, सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट। तो थोड़ा मैं अभी धातुओं के बारे में, हम लोग के आगे के लेक्चर सीरीज है, इसके लिए थोड़ा हर एक धातु के ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। तो मांस धातु के बारे में देखा तो ये स्थिर गुणात्मक धातु है। स्थिर, सबसे ज़्यादा स्थिरता अगर किस में रहेगी तो वो अस्थि में होती है, उसके बाद मांस में होती है, उसके बाद मज्जा में है, उसके बाद मेद में है, और सॉरी शुक्र में है, उसके बाद मेद में। ओके, और मेद की जो स्थिरता है ना वो अलग तरीके की है। जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, खास करके वृक्क, तो वहाँ पे रक्त मेद प्रसादात वृक्क, ऐसे उसकी ये है कॉन्स्टिट्यूशन है वृक्क धातु, वृक्क अवयव का। और रक्त मेद प्रसादात वृक्क अगर मैं कह रहा हूँ तो मेद धातु का कर्म अगर आप देखेंगे तो स्नेह स्वेद दृढ़ता, ऐसे सुषु सूत्र स्थान 15वें अध्याय में कहा है। तो स्नेह स्वेद तो समझ में आया, बट दृढ़ता क्या है? दृढ़ता मतलब यस्य दृढ़ीकरणे शक्ति स कठिनः। तो जब भी हम लोग कठिन ये गुण बोलते हैं तो हमारे सामने पत्थर या लकड़ी ये सामने आ जाता है। यस और नो? पत्थर या लकड़ी आता है कठिन जब हम लोग बोलते हैं, यस और नो? यस। यस सर। बट शरीर के भाव में जब हम लोग शरीर का कठिन गुण हम लोग जब बोलते हैं तो अस्थियां तो कठिन है, यस डेफिनेटली, बट आईबॉल का स्ट्रक्चर सेम रखना, ठीक है? स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन करना, वृक्क की जो मातृज अवयव है उनकी जो इलास्टिसिटी है या जो अवयव है वो वैसा ही रखना, उसको कठिन बोला जाता है शारीरिक लेवल पे। और साइकोलॉजिकल लेवल पे खूनी दरिंदे या जो गुनहगार होते हैं, मुजरिम होते हैं, तो जो खून करते हैं चाकू से, तो वो भी कठिन गुण रहता है, विकृत पृथ्वी है उनके मन के यहाँ पे। यस, या जो हट करते हैं, ये जो हट करते हैं जो बच्चे, तो विकृत पृथ्वी महाभूत मन का, मतलब वो भी कठिन ही है ना। हम लोग क्या बोलते हैं समझने के लिए, मैथ्स एंड फिजिक्स आर वेरी टफ सब्जेक्ट। टफ मीन्स व्हाट? आकलन नहीं हो पा रहे, मतलब क्या? कठिन है, समझने में कठिन है वो विषय। जैसे पांचोदिक चिकित्सा समझने में कठिन है, एक्चुअली आसान है ना? एक बार आप समझने लगेंगे गुण के हिसाब से और महाभूतों के हिसाब से, देन यू विल कम टू नो, अरे बाप रे कितना इजी है। तो आपको कठिन मतलब मानस भाव में भी कठिन मतलब क्या? जो विषय में समझने में कठिनता होती है, आकलन में समझ कष्ट होते हैं, उसको हम लोग कठिन बोलते हैं। तो यस्य दृढ़ीकरणे शक्ति स कठिना। तो शरीर की इलास्टिसिटी हो या सिरोसिस ऑफ लीवर, इसका मतलब क्या है? या श्रंक हो रहा है आपकी किडनीज, इसका मतलब क्या? मेद धातु का कर्म वहां पे बराबर नहीं है। तो इस तरीके से आपको जानना है। अगर आपको ये भी अभ्यास हो सकता है आपका ये लेक्चर के बाद, कि अगर मैं विंशति गुण पढ़ रहा हूं तो लघु गुण किस में ज्यादा रहेगा, तो मैं उसका ये करूंगा, ग्रेडेशन करूंगा। एंड दिस इज प्योरली क्लिनिकल, क्योंकि आपको पता होगा ना कि लघु गुण किस में ज्यादा है किस में कम है। यस। और आपको जब भी आप धातु पढ़ेंगे तो ज्यादा करके आपको ये जो ऑपोजिट एंटिटी वाला है, गुरु, स्निग्ध, स्थूल, सांद्र, यही गुण ज्यादा सबसे देखने के लिए मिलेंगे। मतलब जो संतर्पण करने वाले गुण है ना, वही सबसे ज्यादा, क्योंकि उनको धारण करना है ना, तो धारण करना है तो पृथ्वी महाभूत इंपॉर्टेंट है। या पृथ्वी महाभूत का फंक्शन, ये धारण कर्म, ये फंक्शन दिखने के लिए जो आवश्यक है, तो इसीलिए आपको पृथ्वी और आप महाभूति दिखेंगे सभी पांचोदिक संगठन में धातुओं के, और उसी के गुण प्रधानता से दिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है। यस अमन जी, आपको कुछ पूछना है? अमन जी, आपने हैंड रेज किया है, और आपका अगर पूरा नाम डालेंगे ना तो आई विल कम टू नो कि आप मतलब आपका नाम क्या रहेगा, पूरा नाम डालेंगे तो।
अश्विनी चिवे जी, आपको समझ में आया? अरविंद कुमार, आप भी नए लग रहे हो शायद। अपर्णा ताई, आपको समझा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। ओके ओके। आनंद जी, आनंद ठक्कर जी। यस सर। हाँ समझ में आया सर। ओके ओके ओके, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। अ, तो रसक्षय के बारे में देखेंगे अभी। श्लोक आपके सामने है, सभी को पता है, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे बैठा हुआ कि जिसको ये श्लोक बिल्कुल ही पता नहीं। एटलीस्ट ये श्लोक तो लर्न होता है हमारा, या करना पड़ता है ना यूजी में। रसे रक्षम श्रमो श्रम शोषो ग्लानि शब्द सहिष्णुता, बहुत क्लिनिकल है, बहुत मतलब आचार्यों की या मतलब अप्पा जी की दाद देनी पड़ती है कि जब वो एक्सप्लोर करते हैं, या शैलेश माली जी सर की, कि कितनी सहजता से ये सब चीज़ें वो एक्सप्लोर करते हैं, और जो हम लोग सोचते हैं उससे ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा डीप होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो एक एक देखेंगे उस श्लोक का अर्थ। रसे रौक्षम, तो रुक्षता आना। तो अगेन दिस विल कम इनटू टू एस्पेक्ट, वी कैन सी दिस रुक्षता एज अ टू एस्पेक्ट। एक मन की रुक्षता और एक शरीर की रुक्षता, है ना। जो रसक्षय वाले पेशेंट है, जो एकदम कृश वगैरह हैं, जिनके ऊपर कुछ प्रीणन कर्म नहीं दिख रहा है, वो बहुत ऐसा प्रफुल्लित होते हैं क्या, या हर काम में करने के लिए एकदम आगे जाएंगे, ऐसे रहते हैं, उनका स्वभाव ही नहीं रहता है। वो पीछे रहेंगे, लो कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा, ऐसे वाले लोग रहते हैं जो बैक बेंचर्स, या ज़्यादा बात नहीं करेंगे किसी से, या अगर कोई समझाने जाता है तो उनको समझने में भी परेशानी होती है, या उनको अच्छा नहीं लगता। तो रसे रौक्षम, तो मानसिक लेवल पे भी रुक्षता दिखती है और शारीरिक लेवल पे भी रुक्षता दिखती है। ठीक है, तो अगर मुझे रस धातु को एनालाइज करना है, या उसका क्वांटिफिकेशन या मेजर करना है कि वो करेक्ट है कि नहीं, तो मैं कौन से शरीर का भाव देखूंगा, कौन से इंद्रिय देखूंगा, कौन सा देखूंगा? यस, एनीवन, एनी गेसेस? स्किन, करेक्ट। आईज भी देखते हैं जी, बट नॉट एवरी टाइम। ओके, नॉट एवरी टाइम, क्योंकि रससार को ही त्वक्सार कहा है डल्लनाचार्य जी ने। यस, तो जब भी आप त्वचा को देखेंगे, मैं क्या करता हूँ मेरे क्लिनिक में, सपोज ये पेन है, तो मैं उसका जो ढक्कन रहता है ऊपर का, हाँ, उसको ऐसा उल्टा घुमाता हूँ, देन आई विल कम टू नो यहाँ पे रुक्षता है कि नहीं। ठीक है, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी रुक्षता दिखती है, 2 बार घुमाने का मतलब एक मॉइस्चराइजर का लेयर चला जाएगा और वही स्थान पे फिर से उल्टा, फिर पेशेंट को बताना है, देखो आप में रुक्षता कितनी है, तो हमें ये ट्रीटमेंट करना होगा, या आपको शरीर पे तेल लगाना होगा। ठीक है, तो त्वचा के बारे में जानकर ही हमें समझ में आता है कि रुक्षता कौन से लेवल पे है, और जो मज्जा धातु की वजह से त्वचा में रुक्षता आती है उसकी लेवल अलग होती है, क्योंकि अक्षिविटत्वक स्नेह कहा है वहां पे। अक्षिविटत्वक स्नेह ये मज्जा का मल है वो टाइम। बट रस की जो रुक्षता है, अगर आप 2 या 3 दिन अच्छे से खाना खाते हो, लिक्विड डाइट मतलब घी वाला वगैरह खाना खाते हो, तो आपकी रुक्षता ये चली जाएगी, या मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपको उतनी रुक्षता नहीं महसूस होगी। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मॉइस्चराइजर लगाने के बावजूद भी रुक्षता देखने को मिलती है। ऐसे पेशेंट देखे या घर में आपने देखे, भाई बहन जो मॉइस्चराइजर लगाता है, मतलब होठों को भी लगाता है लिप बाम, बट आपको बाद में 1 या 2 घंटे के बाद वो पूरी फिर से सूख जाते हैं। ऐसे देखे हैं क्या आपने पेशेंट्स या रिलेटिव्स में, आपके घर में या आपको खुद को? तो वो जो रुक्षता है वो मज्जा धातु की रुक्षता है, मतलब आपको काम बहुत ज़्यादा करना होगा, ज़्यादा दिन मेडिसिन देना होगा, मज्जा का ध्यान में रखना होगा, ये उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। ओके, नाउ आर यू फाइंडिंग दिस लेक्चर क्लिनिकल और स्टिल इट इज अ थ्योरेटिकल? जो है जेन्युइनली बताओ, मैं फर्स्ट लेक्चर में ही बार बार पूछते रहूंगा ये चीज।
ओके, बार बार पूछते रहूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे आज आपका टेम्पो एक समझ में आएगा। व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी जो क्वेरीज आते हैं या एंड ऑफ द लेक्चर आप क्वेरी पूछते हो, तो एक बेस लाइन समझ में आता है कि ये जो आज हमारे सामने जो वैद्य वर्ग है उनके कंसेप्ट कितने क्लियर है, या मैंने कितना दिया है आपको, या आपा जी के द्वारा कितना दिया है, सॉरी मेरा नहीं है, आपके द्वारा मैंने कितना दिया है, उनके कंसेप्ट पहुंचाने की कितनी कोशिश की है, वो मुझे एंड ऑफ द लेक्चर में समझ में आएगा आपके क्वेरीज के थ्रू। ओके नाउ, तो रुक्षता अगर मानसिक भी हो तो भी ट्रीटमेंट से मिल जाएगी। ट्रीटमेंट मैं एंड में बताता हूँ, बट रुक्षता के लिए मॉइस्चराइजर है अपने पास, बट हमारे यहाँ अभ्यंग है। अभिअंग मतलब संपूर्ण अंग को, ठीक है। आजकल जो हम लोग जो साबन यूज़ करते हैं, मतलब मैं भी यूज़ करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं यूज़ करता, बट साबन लगाना ये एक्चुअली गलत है। क्योंकि वो पीएच अगर आप देखेंगे लक्स या कोई भी कंपनी का आप साबन ले लो, वहाँ पे लिखा है क्या, देखो वहाँ पे क्या लिखा रहता है ना, वो मुझे पढ़ के बताना आज ग्रुप के ऊपर व्हाट्सएप के। टॉयलेट सोप लिखा हुआ रहता है वहाँ पे, बाथरूम सोप नहीं है वो। हाथ धोने वाले हैं जो हम लोग शरीर को लगा रहे, तो उनका पीएच बराबर नहीं रहता। और यूट्यूब के ऊपर इसका एक वीडियो भी है कि जो हम लोग सोप यूज़ कर रहे हैं उससे स्किन का मॉइस्चर कैसे चला जाता है, और हम लोग उल्टा करते हैं, नहाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाएंगे, है कि नहीं, हमारा दिमाग ज़्यादा। ओके, तो इसीलिए अभी हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा कि रस धातु और मज्जा धातु की रुक्षता में क्या अंतर है अगर रुक्षता डेवलप होती है, ठीक है। तो मानसिक रुक्षता भी है, तो मानसिक रुक्षता में वो पेशेंट बराबर बात नहीं करेगा, और खास करके आपको ज्वर के पेशेंट में ये रुक्षता ज्यादा देखने को मिलती है। देह मनसो संताप, ज्वर, देह मनसो संताप, देह और मन का संताप यानी ये। तो जब संताप हो जा रहा है, ज्वर ऊष्मा बढ़ रहा है, ऊष्मा अगर बढ़ है तो तेज महाभूत भी बढ़ेगा। तेज महाभूत क्या करेगा, क्षय करेगा रस का। इसलिए जब भी ज्वर आता है तब आप चिड़चिड़े बन जाते हो, चिड़चिड़ करने लगते हो, तो शब्द सहिष्णुता ये लास्ट वाला भी दिखता है, ठीक है। या आप कोई भी क्रॉनिक पेशेंट देख लो जिसकी 7-8 साल से, एड्स वगैरह नहीं है, एड्स नहीं, जो आईबीएस का पेशेंट है ना, या पकड़ लीजिए क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस का पेशेंट है, आप उससे बात करो। जब तक आपका मेडिसिन सही तरीके से नहीं जाएगा, विद्रुम किट्ट, प्रवाल या पद्म किट्ट जैसे मेडिसिन नहीं जाएंगे, तब जब आप कंसल्ट करते हो, फर्स्ट कंसल्टिंग एंड फर्स्ट फॉलोअप आफ्टर द कंसल्टिंग, उस 2 हफ्ते में ये आधे आधे घंटे में जो भी आपका काउंसलिंग का समय रहेगा, उसमें आपको कैसा लगता है वो पेशेंट इज नॉट ओपनिंग अप नहीं हो रहा है, इसका मतलब वेवलेंथ मैच नहीं हो रहा है। हम लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको वो इररिलेवेंट लग रही है, क्वेश्चंस जो क्वेश्चनर है वो इररिलेवेंट लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम लोग की बॉन्डिंग मैच नहीं हो रही है, हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे उस पेशेंट से। कनेक्शन, बॉन्डिंग, वेवलेंथ मैच होना, ये क्या है, स्निग्ध गुण। क्या है, स्निग्ध गुण बॉन्डिंग क्रिएट करता है, ठीक है। तो वो अगर नहीं हो रहा है तो उसके ऑपोजिट जो है पेशेंट में रुक्षता है। इसीलिए आप जो काउंसलिंग कर रहे हो, अच्छे शब्द बोलना इज ऑल्सो स्निग्ध गुण, स्निग्ध गुणात्मक हुआ। हम लोग बोलते हैं ना, अरे वो बहुत मस्का लगाता है, वो बहुत पानी लगाता है बॉस को, तो ये क्या है, स्निग्ध गुण है ना। मस्का या पानी लगाना, पानी लगाना मतलब क्या, जल महाभूत है मानसिक लेवल का, और जल महाभूत का विशेष गुण क्या है, स्निग्ध गुण। तो उसका अभाव उस रुग्ण में होता है, क्रॉनिक आईबीएस वाला, क्रॉनिक अर्श वाला, क्रॉनिक फिशर वाला, क्रॉनिक ये अपना पैंक्रेटाइटिस वाला, कोई भी क्रॉनिसिटी हो जिसके मेडिसिन बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, तो वो सभी लोगों में एक रुक्षता होती है। समझ में आया? तो वो लेवल की भी रुक्षता आपको देखनी पड़ेगी। इतना रुक्ष गुण इंपॉर्टेंट है, इसलिए वात का पहला गुण रुक्ष गुण है। तत्र सूक्ष्म चलो नीला, सॉरी रुक्ष गुण से स्टार्ट होता है। तो जो पहला गुण होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाद में तो ये आपको समझ में आया होगा कि रुक्षता हमें त्वचा के माध्यम से देखनी है और शरीर के
मानस भाव आप जब बात करेंगे तभी आपको पता लग जाएगा। ओके ओके। बाद में श्रम, अगेन दोनों स्तर पे देखना है, दोनों लेवल पे देखना है, साइकोलॉजिकल एज वेल एज शारीरिक लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। श्रम मतलब टिपिकल जो काम करने के बाद श्रम महसूस होता है, थकावट महसूस होती है, करेक्ट। वो होना मतलब भी स्निग्धता का ही अभाव है, करेक्ट। क्योंकि श्रम होने के पश्चात आप क्या करते हो? अगर आप फ्लाइट से, मतलब सपोज अभी ओएमटी के वर्कशॉप के लिए कुछ डेलीगेट्स आए थे, तो फ्लाइट से आए या ट्रेन से आए, ट्रेन से आए तो थकान ज़्यादा होती है, फ्लाइट से आए तो कम होती है, या साइकिल से आए सपोज मेरी तरह तो और ज़्यादा होगी, या पैदल आए तो उससे भी ज़्यादा होगी। तो ये थकान होना मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? रस क्षय होता है। क्योंकि आतप सेवन, अगर धूप में कोई चल रहा है तो सबसे पहले घर पे आके आप क्या मांगोगे? गरम अदरक की चाय मांगोगे? नहीं, यू विल आस्क फॉर मटके का पानी या ठंडा पानी। वाई? अगर आपको चॉइस दूं मैं कि लेमन शरबत है मेरे पास ठंडा, या मैप्रो का जूस है ऑरेंज जूस, तो मैं वो तैयार करके दूं क्या? आप झट से बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि श्रम होना मतलब ही रसक्षय है, और श्रम का प्रतीत होना, प्रतीत मतलब मानस लेवल पे, मुझसे ये होगा या नहीं पहले ही सोचते हैं, तो वहां पे स्निग्धता का अभाव है। जैसे मैंने कहा कि स्निग्ध गुण संयोजन करता है, निबिड़ता लाता है, घनता लाता है स्निग्ध गुण। अगर वो लाएगा तो कठिनता आएगी, या दृढ़ निश्चय कर पाएगा पेशेंट, तो वो उसका अभाव होता है। तो मानसिक लेवल पे भी पेशेंट सोचता है नहीं मैं पांचोदिक चिकित्सा नहीं सीख पाऊंगा, अरे मेरे बस की बात नहीं है ये, नहीं नहीं मैं, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, नहीं ये बहुत डिटेल में है, ये पांचोदिक चिकित्सा मुझे समझ में नहीं आती। तो समझने से पहले ही श्रम ही नहीं ले रहे हो आप, है ना? वो भी एक प्रकार की रुक्षता है। डिनायल मोड इज ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज श्रम। ओके, तो शारीरिक और मानसिक दोनों लेवल पे आपको देखें। शोष, शोष का अगर हम लोग देखेंगे तो अगेन शोषणे क्या है? जैसे स्नेहने स्निग्धः है, या विलोडने द्रवः है, या प्रसादने सांद्र है, संवरने स्थूल है, विवरने सूक्ष्म है, वैसे शोषणे क्या है? जरा कोई बताओ चैट बॉक्स में। रुक्ष शोषणे वृक्ष, करेक्ट। मुझे पता है आपको पता है, बट स्टिल आई वांट टू रिवाइज इट अकॉर्डिंग टू दिस कंटेक्स्ट ऑफ दिस टुडे श्लोक। तो शोष अगेन रुक्षता, मतलब अभी देखो रुक्षता ना बढ़ते जा रही है। पहले रुक्षता त्वचा की तरफ थी, फिर श्रम आ गया, मतलब थोड़ा भी काम करने के बाद थकान होना, या उस काम को बिना करने से पहले ही सोचना, वो भी श्रम है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। उसके बाद शोष, मतलब सप्त धातुओं का भी शोष दिख सकता है रसक्षय की वजह से, सिर्फ रसक्षय ये नहीं। क्यों? क्योंकि रसक्षय, रस धातु ये हर एक सेल के ऊपर यहां तक जाकर काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रीणन करना ये उसका काम है। प्रीणन कर्म ये श्रेष्ठ है ना। प्रीणन कर्म मतलब क्या? फ्रेशनेस लाना, मराठी में उसको हम लोग टवटवीतपना ऐसे कहते हैं, फ्रेश लगना। जैसे एक 4 दिन के बाद अपने पौधे को पानी डाला, क्या होगा? वो इवनिंग तक उसके पत्तियां एकदम एकदम अच्छे से दिखने लगेंगे, है ना, फ्रेश लगने लगेगा, फ्रेश लगने लगेगा और जिंदा दिखेगा वो। तो जैसे ही शोष लगता है, मतलब स्किन, मतलब काश, मतलब टिपिकल वात प्रकोप के लक्षण दिखने लगते हैं, तेज महाभूत के लक्षण दिखने लगते हैं। और ये रसक्षय हो रहा है, मतलब कौन से 2 महाभूत बढ़ रहे हैं? तेज और वायु, तेज और वायु बढ़ रहे हैं। और खास करके उसमें से भी अगर मैं स्पेसिफिकली गुणों के बारे में बोलूं तो तेज महाभूत और वायु महाभूत का रुक्ष गुण बढ़ रहा है, और तेज महाभूत का उष्ण गुण भी बढ़ रहा है। देखो मैं बात कर रहा हूँ उदन वायु, वायु प्लस तेज महाभूत, उसका पांचभौतिक संगठन है। तो तेज महाभूत में भाषित गीतादि ऐसे उसका श्लोक है, उसके कार्य का। वाक प्रवृत्ति प्रयत्न बलवर्ण ऊर्जा, प्रयत्न बलवर्ण ऊर्जा, ऐसा उसका श्लोक है। तो वाक प्रवृत्ति मेरी बढ़ गई है, तो उदान वायु का ये बढ़ गया, तो वायु
का रुक्ष गुण प्लस तेज का उष्ण प्लस रुक्ष गुण दोनों बढ़ गए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्निग्ध गुणात्मक अभी पानी पी रहा हूँ। देखो हर चीज में पांचभौतिक, हर क्रिया में पांचभौतिक होना चाहिए, तभी समझेगा, नहीं तो आप लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा और फिर बाद में पढ़ना, जब आप रिपीट करेंगे तो समझेगा, नहीं करेंगे तो उड़ जाएगा, है ना, वोलेटाइल है। पांचभौतिक के कंसेप्ट सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं शुरुआत में, और जैसे आप सोचने लगते हो उस टॉपिक के ऊपर, देन आपका माइंड डाइवर्ट होने लगता है, अरे मैं करूं कि नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। इसलिए एग्जाम्पल एकदम इजी रखो, जैसे मैंने अभी पानी पीने की प्रक्रिया बताई आपको, तो सिंपल है, वात का मैं बड़बड़ कर रहा हूँ तो पांचभौतिक के हिसाब से छोड़ दो, गुणों के बारे में सोचो कि रुक्षता बढ़ रही है कंठगत, तो मुझे पानी पीने के बाद स्निग्ध गुण मिला, तो उस रुक्षता का शमन हो गया। सिंपल, सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो शोष, ये कार्शता भी पकड़ सकते हो, यस डेफिनेटली कार्शता पकड़ते हो, और सप्त धातु शोष भी हो सकता है। अब रस धातु की ही उत्पत्ति अगर नहीं हो, उसका ही क्षय हो रहा है, तो रक्त धातु कैसे तैयार होगा? वो प्रवाही होना चाहिए था, अब वो विस्कस होगा, तो उसका जीवन कर्म बराबर नहीं होगा। बाद में आने वाला जो धातु है, मांस धातु है, उसमें स्थिरता है, बट उसमें आप महाभूत भी है इलास्टिसिटी होने के लिए, फिर उसमें स्पाजम आने लगेगा, ठीक है, फिर लेपन करना उसका काम है, फिर एट्रोपिक चेंजेस दिखने लगेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका ये होने लगेगा, मतलब मेद धातु है, तो उसमें भी आप महाभूत के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे अगर रस रस का क्षय हो रहा है तो। और स्थौल्य को रस निमित्तजा बोला है सुश्रुताचार्य जी ने, एक ने आहार निमित्तजा बोला है, एक ने रस निमित्तजा बोला है, तो रस क्षय होगा, तो फिर आपका ये जो मेद धातु का भी स्नेहन कर्म जो है, यानी स्निग्धता वगैरह, वो कम दिखने लगेगी। फिर बाद में आपका उसी रस क्षय की वजह से मेद, अस्थि में भी स्निग्ध गुण होता है, हाँ, क्योंकि अस्थि ये क्यों बनते हैं, मज्जापूरण की वजह से, तो मज्जापूरण अगर सही होगा तो अस्थि बेंड नहीं होती, तो वो स्ट्रेट रहेगी, या उसका जो स्ट्रक्चर है वो सही रहेगा। तो मज्जा धातु भी स्निग्ध है, तो रस क्षय होगा, तो मज्जा बराबर नहीं होगा, और मज्जापूरण बराबर नहीं होगा, इसीलिए अस्थियों में भी प्रॉब्लम दिखने लगेगा, और फिर आगे आएगा शुक्र धातु। इसीलिए क्लैब्य ये जो प्रकार है नपुंसकता का, तो रस में भी वर्णित है, रसवह रस प्रदोषज विकारों में भी वर्णित है, और शुक्र प्रदोषज विकारों में भी वर्णित है, तो ऐसा रिलेशन है। एक रस क्षय की वजह से शोष, ये सप्त धातुओं का शोष मैंने आपको एक शॉर्ट में संक्षिप्त इसमें बताया, ठीक है। और ये भी है कि शोष रस क्षय, ये मानसिक शोष भी होता है। देखो, जो लोग जिनको व्यभिचार होता है या पीड़ित होती है महिला, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसका शोषण, क्या बोलते हैं, एक वर्ड है उसका, यौवन शोषण, ऐसे कुछ वर्ड है शायद हिंदी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज इट द राइट वर्ड इन हिंदी? ऐसे ही है क्या कुछ, मतलब माई हिंदी इज वेरी वीक। यौवन शोषण ऐसा कुछ वर्ड है सर उसमें? यही बोल रहे सर, हाँ यही बोल रहे सर। हाँ, वही है ना वर्ड, शोषण बोल यौन रहे, शोषण, हाँ यौन शोषण। कौन तो शोषण ये शोषण मीन्स व्हाट, सर? समवन हैज टेकन एडवांटेज, अब उसके मन में रुक्षता आ गई। तो ये ऐसे जो पेशेंट होते हैं महिला वर्ग, खास करके महिला वर्ग है, या अभी आप देखेंगे कि वो सेक्टर 36 नाम का एक मूवी आया था, जिसको मतलब ये उस बच्चे के ऊपर अत्याचार होते हैं, उसका मामा या चाचा कुछ का ये करता है, पीड़ित का होता है वो बच्चा, इसके लिए वो बच्चों को ग्रो नहीं होने देता, उनको काट डालता है, ऐसे कुछ बताया। तो उसकी रुक्षता देखो कितनी बढ़ गई, तो ये भी मन का शोष है ना, उसकी जो मन का स्निग्ध या मूर्त स्थिर गुण है वो चला गया, अतिरुक्षता आ गई उसमें। और वो महिला अभी डरती है, पुरुष का अगर टच होता है, पुरुष उसको मतलब मेल टच होता है, तो वो उसको लगता है कि, मतलब मेरे पास एक पेशेंट आई कि ल्यूकोरिया की, ठीक है, ल्यूकोरिया, एक्सेसिव ल्यूकोरिया, श्वेत प्रदर, उसमें क्या बताया था उसने कि जब भी मेरा हस्बैंड मुझे अप्रोच करते तो मुझे लगता है कि मेरे बॉडी के ऊपर शैतान आ गया है, शैतान आ रहा है, ऐसे वर्ड्स थे उसके। ये क्या है, रुक्षता है, बिकॉज ही वॉज नॉट डूइंग सेक्शुअल इंटरकोर्स प्रॉपरली, मतलब
ऐसा ये करते हैं ना, मतलब जानवर की तरह. एंड ही वॉज जस्ट 12th पास, सॉरी 10th पास था. एंड शी वॉज एजुकेटेड, मतलब बीए पास थी, एमएड थी, सॉरी एमएड थी. एंड शी वॉज अ टीचर. अभी वो क्या कर रही है पता नहीं, बट ल्यूकोरिया मतलब वो उसकी संप्रति थोड़ी अलग है. बट मैं शोष के बारे में बात कर रहा हूँ. जब ये होता है तो वर्ड्स भी जो समाज में आएंगे या न्यूज में आएंगे ना, आपको वर्ड्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है. और उसका पांचोदिक चिकित्सा में एप्लीकेशन कैसे होगा उसके बारे में बार बार सोचना है. और जैसे ही आप ये कर सोचने लगते हो तो आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में आती है. आप भले ही पंचकर्म करो या त्रिदोष पद्धति करो, त्रिदोष चिकित्सा, कंसेप्ट ये रखो. मैं हमेशा एक सब लेक्चर में एक ही बात करता हूँ, कंसेप्ट आप ये रखो. ओके. तो उसके बाद शब्द सहिष्णुता. तो ज्वर में ये देखने को तो मिलता ही है. आप कुछ भी समझाने जाओ उसको नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता. ठीक है. तो शब्द असहिष्णुता या चिड़चिड़ा बन जाता है. या घर में भी आप देखो पेरेंट्स, और जब वो बच्चा ग्रो हो जाता है, कॉलेज में जाने लगता है, तो पेरेंट्स की कम सुनता है. तो पेरेंट्स उसे समझाने जाते हैं, बट वो सुनता है क्या? तो वो क्या बोलते हैं हमारे, मतलब वो पेरेंट्स जो पेशेंट रहता है तो क्या बोलता है, मेरे पापा मुझे समझते नहीं है और मुझे बहुत ऐसा चिड़चिड़ होता है अगर वो मेरे सामने या समझाने लगते हैं. तो आई जस्ट गॉट फेड अप ऑफ ऑल दिस थिंग. फेड अप ऑफ ऑल दिस थिंग्स मतलब क्या? उसमें रुक्षता आ गई है, इसलिए उसको जो समझाया जा रहा है उसको समझ नहीं रहा है, क्योंकि स्निग्ध गुण का अभाव है मन के लेवल पर. तो राइट काउंसलिंग, या आप खूनी लोगों को, या ये जो एक्चुअली जो खून करते हैं, गोली मारते हैं या स्टैबिंग करते हैं, वो पेशेंट, मतलब उस कैदियों को आप समझाने जाओ तो उनको समझ में आता है क्या? दे विल बी लाइक नहीं मैं ऐसे ही हूँ, या बात नहीं करते. आप देखो न्यूज़ चैनल के ऊपर, आप जैसे वो क्रॉस करता है या उसका इंटरव्यू होता है, ठीक है. आपने अजमल वो जो था, मतलब इसमें मुंबई में जिसने बॉम्ब अटैक किया था या फायरिंग किया था, रॉ फायरिंग किया था, तो उसका अभी मुझे याद नहीं है नाम. तो वो लोगों का इंटरव्यू आप देखो जरा, एकदम उनको कुछ नहीं ठीक लगता है। है कितने लोगों को मारा है कितने नहीं. किसका? कसब, कसब. यस. तो कसब का इंटरव्यू देखो आप, कुछ उसको, मतलब एंड में अगर होता है तो, बट स्टार्टिंग के इंटरव्यूज में दे आर लाइक ऑन द डिनाइल मोड. शुद्ध असहिष्णुता. तो असहिष्णुता का सहन न होना ये भी एक वर्ड है, और समझ में नहीं आना ये भी एक वर्ड है. ये हमेशा याद रखो. और ये सभी चीजें, जैसे हम लोग बोल रहे कि हृदयम दशम च धमन्याः, हृदय ये वाइटल ऑर्गन है, मर्म है ना, त्रिमर्मी अध्याय का एक मर्म है हृदय. तो अगर हृतपीड़ा, कंप शून्यता, तृष्णाश्च अगर दिखता है, तो हृतपीड़ा अगर दिख रही है या कार्डियक अरेस्ट जैसे अगर आपको दिख रहा है कंडीशन, तो दिस ऑल आर अलार्मिंग साइंस. अगर ये दिख रहा है ऐसे कुछ, तो मुझे बताओ, जो भी मैंने मानसिक लेवल के बोले, तो स्ट्रेस इंड्यूस, स्ट्रेस अगर ज़्यादा बढ़ता है तो शूटअप होगा, तो होता है कि नहीं, हाइपरटेंशन, और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट होता है या नहीं होता है. तो खुद के धमनियों के द्वारा ही हृदय को सप्लाई नहीं हो पाता है. और सप्लाई होने के लिए अभी अगेन दिस टू गुण आर वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई सेड बिफोर. हम लोग प्रीनम तक अभी तक गए नहीं. देखो तो ये क्या है, प्रवाही धातु के आगे क्या लिखा है, जरा जोर से किसी ने बात करना है अनम्यूट करके. क्या लिखा है प्रवाही के आगे? द्रव एवं सरगुणात्मक. करेक्ट. द्रव और सरता नहीं रहेगी तो वहां पे वो सप्लाई जा रहा है क्या, हृदय को ही सप्लाई मिल रहा है क्या? 3 प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं बॉडी में. एक हार्ट टू लंग्स होता है, एक हार्ट टू बॉडी होता है, एंड हार्ट का एक अलग से सर्कुलेशन होता है, उसको एक ब्लड सप्लाई अलग से होता है. करेक्ट. तो ये जो थर्ड वाला है उसमें अटकता है ब्रेन को, सॉरी हार्ट को, जब खुद को ही ब्लड सप्लाई नहीं होता है रुक्षता और द्रवता के अभाव के कारण, इसी का मतलब स्निग्धता के अभाव के कारण, इसी का मतलब रुक्षता के अभाव के कारण जब होता है तब कार्डियक अरेस्ट होता है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर नो. तब हृतपीड़ा दिखेगी. एंड ऑल दीज आर, अष्टांग हृदयकार ने जो बोला है वाग्भट जी ने, रसे रक्षम श्रमोग्लानी, श्रम शोषो ग्लानी शब्द सहिष्णुता, ये सब अलार्मिंग साइन है कार्डियक अरेस्ट के. तब हृतपीड़ा दिखेगी. यस और नो?
आर यू फाइंडिंग दिस यूजफुल? वृक्षता का अभाव नहीं, स्निग्धता का अभाव, वृक्षता का अभाव नहीं, स्निग्धता का अभाव। ओके ओके। तो शायद ये श्लोक ऐसा कभी पढ़ा नहीं होगा मेरे ख्याल से, मैंने भी नहीं पढ़ा था पांचभौतिक में आने से पहले। तो आपको क्या है ना, आपकी पांचभौतिक चिकित्सा मतलब क्या है, त्रिदोष सुषु शास्त्रन अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्लियरली बताया कि पंचमहाभूत इज द लास्ट एंटाइटी इन दिस वर्ड। आप प्लास्टिक उठा लो, पत्थर उठा लो, शरीर उठा लो, लीवर उठा लो, हार्ट उठा लो, एक्सॉन ले लो या न्यूरॉन ले लो, वहाँ पे सभी चीज़ें पांचभौतिक है। आपको पांचभौतिक चिकित्सा के माध्यम से विवरण सूक्ष्म, ये गुण बढ़ जाता है, सूक्ष्म गुण आप ड्रिल करते हो हर जगह पे। मतलब ये क्या है, इसके पीछे क्या विचार हो सकता है, कौन सा महाभूत का कौन सा गुण बढ़ा है, अच्छा ये गुण बढ़ा है मतलब ये महाभूत है, तो हमें ये चिकित्सा देनी। सिंपल, मोस्ट क्लिनिकल वे ऑफ प्रैक्टिस इस पांचभौतिक चिकित्सा अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, नहीं तो आप बोलेंगे नहीं मेरा पंचकर्मा अच्छा है, सबका सभी अच्छा है, बट व्हाट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट इज द रूट ऑफ ऑल दिस इज पांचभौतिक चिकित्सा। ओके, तो प्रीणन कर्म जैसे दो पौधे आपके पास सामने दिख रहे हैं उस लेटर्स के पीछे, तो प्रीणन कर्म क्या है, जैसे आप वाटरिंग करते रहते हो तो वो पौधा अच्छा रहेगा। जैसे आप 4 दिन बाहर घूमने जा रहे हो और वाटरिंग नहीं किया है उसको या किसी को नहीं बताया है तो पौधे सूखने लगते हैं। सूखना मतलब क्या, शोषण है, रुक्षा, उसमें द्रवता, स्निग्धता, सरलता का अभाव आ जाता है, इसीलिए वो स्निग्ध। अभी वसन चालू है, देखो अभी बहुत सारे पत्ते झड़ रहे हैं, देखो आप रोड पे अगर आप नोटिस करेंगे तो अभी पत्ते बहुत झड़ रहे हैं, है ना, ये भी है। थ्रू स्किन वी कैन नो द क्वालिटी ऑफ रस धातु, मतलब स्निग्धता और द्रवता कितने लेवल पे है ये हम स्किन के थ्रू जान सकते हैं, क्योंकि रससार इति त्वक्सार है। ओके, जो त्वचा सार है, सारवान है, उसी को रससार मतलब रस धातु, सारता मतलब क्या, टॉप क्वालिटी ऑफ दैट धातु, प्रेजेंस ऑफ टॉप क्वालिटी ऑफ दैट धातु। तो अगर मैं बार बार ये कह रहा हूं तो रस धातु मतलब तेज महाभूत, ठीक है, रस धातु मतलब तेज महाभूत नहीं, सॉरी, रस धातु इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तेज महाभूत एंड वायु महाभूत। जब भी हम लोग ये चिकित्सा करते हैं, कोई भी चिकित्सा करते हैं, तब हमारे पास जब पेशेंट आता है तब हम लोग, देखो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज करते हो तो आप क्या पूछते हो कि ऐसा ऐसा है, तो मैं पेशेंट का वेट पूछता हूँ, ठीक है, रिपोर्ट्स मांगता हूँ, तो रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद मैं पूछता हूँ कि पेशेंट मतलब वेट क्यों पूछता हूँ मैं, कि मांस और मेदा धातु मुझे देखना रहता है, और मांस और मेदा धातु अगर सही से रहेगा इसका मतलब पहले वाले 2 धातुएं भी अच्छे हैं, रस और रक्त, मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैंने तो पेशेंट नहीं देखा है, आप मुझे लिख कर भेज रहे हो कि क्वेरी कि ये पेशेंट में कैसे करना है, तो बहुत सारी क्वेरीज ऐसे आते हैं, तो हम लोग क्या, फिर मैं लिखता हूँ जवाब में, आप उष्णता की चिकित्सा करो। इसका मतलब क्या, जो बड़े हुए तेज महाभूत के उष्ण रुक्ष गुण है, उनको उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष गुण है उसको कम करने वाली चिकित्सा कौन से, परिपाठाधिकाड़ा, रजनी योग, निशा तेल, काभ्यंग और हरलू, यशवधर्मशाली गुरु, ऐसे आपको मैं बोलता हूँ। बट मैं लिखता क्या हूँ व्हाट्सएप के मैसेज में, रिप्लाई में, उष्णता की चिकित्सा करो। जो लोग नए हैं उनको नहीं समझेगा, बट उष्णता की चिकित्सा यानी उष्णता कम करने की चिकित्सा, इसी का मतलब, क्योंकि तेज महाभूत और वायु महाभूत क्या करते हैं, रस धातु का क्षय करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके जो गुण हैं तेज महाभूत और वायु महाभूत के, वो एग्जैक्टली रस धातु के ऑपोजिट है, क्योंकि रस धातु ये आप महाभूत से बना है जिसके स्निग्ध, द्रव, सर ये गुण ज्यादा है, और उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट रुक्ष, स्थिर, सॉरी जल, या ये क्या बोलते हैं उष्ण, ये गुण है तेज और इसके वायु महाभूत, खास करके तेज महाभूत। तो हम क्या बोलते हैं कि रस धातु अगर मेंटेन करना है तो उष्णता की चिकित्सा करो। जैसे आप क्या करते हो, ठंड में आप ये करते हो टेम्परेचर रेगुलेशन, ये शैलेश माली जी सर का कंसेप्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कंसेप्ट, बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट है रस धातु समझने के लिए। तो यहाँ पे देखो हम लोग है ना, थोड़ा सा पहले एक वीडियो देखते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड कि पांचभौतिक चिकित्सा कैसे समझ में आती है। जस्ट लेट मी नो इज इट मतलब प्ले हो रहा है कि नहीं। हाँ, एक मिनट।
अभी तक मैंने प्ले किया नहीं है। ये क्या देख रहा है भाई? ओके, अरे समझ में आ रहा है ना? थोड़ा थोड़ा। अभी मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ, आपको क्या करना है, आपको वीडियो मतलब ये दिख रहा है स्क्रीन, यूट्यूब की स्क्रीन दिख रही है ना? ओके, अब इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये अभी जो प्ले हो रहा है, हम्म, ओ, दिखा क्या बना रहा है वो? एनीवन? डोसा बना रहा है, बट यहाँ पे उसका मेन है, सी व्हाट ही इज डूइंग, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। अगेन I will play it again, because first 10 seconds are important. See, first he just sprinkle the water on that hot pan and then उसने next डोसा बनाना start कर दिया, correct? So I am not showing the recipe of dosa how to make, but I just want to explain how temperature regulation we are doing. Okay, तो क्या समझा आपको? डोसा कैसे बनता है? नहीं, ये नहीं सोचना है, ये नहीं। उसने क्या किया, नया डोसा डालने के पहले वाला डोसा तैयार होने के बाद निकाल लिया और तब वो हिट ज़्यादा करता है, करेक्ट? और जब उसके बाद उसने जब ये किया, मतलब नेक्स्ट डोसा डालने के पहले उसने वाटर स्प्रिंकल किया, उसकी वजह से पैन का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था पहला डोसे की वजह से, उसने वो उसको शमन कर दिया, पैसिफाई कर दिया, और उतनी ही सुयोग्य टेम्परेचर, उतना ही कंट्रोल्ड हीट रखा जिससे नेक्स्ट वाला डोसा बन सके। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इन चिकित्सा। अगर आपके पास काशकाष्ण उष्ण कामितोम वाला पेशेंट आता है या तेज महाभूत के गुण बढ़ा हुआ पेशेंट आता है, तो व्हाट वी आर सपोज टू गिव, परिपाटादि काढ़ा, रजनी योग, श्वदंशादि गुगुल और निशा तेल का अभ्यंग। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, क्षारधर्मी व्याधि लेकर आ रहे हैं या क्षारधर्मी कंप्लेंट्स है, एंड वी आर गिविंग अम्लधर्मी चिकित्सा, तो क्षारो ही अति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोप संहिता। अगेन द प्रिंसिपल इज सेम, वी हैवंट चेंज। ओके, ऋतुओं में भी अगर आप देखते हो तो सेम चीज होती है, ऋतुओं में भी, सीजन्स में। जैसे अभी क्या चल रहा है, शीत स्निग्ध, शिशिर ऋतु अभी खत्म होगा और वसंत चालू होगा, और उसके बाद क्या हो रहा है, वसंत से मतलब ये जैसे ही ये उत्तरायण में जाएगा, अभी क्या चल रहा है मुझे देखने दो। ठीक है, तो अभी शिशिर, तो शिशिर में क्या है, स्निग्ध, सॉरी शीत और रुक्ष गुण है अभी, मतलब मॉइस्चराइजर लगाना पड़ रहा है, शीत और रुक्ष गुण है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में जाएगा तब अपने आप हीट कंट्रोल हो जाएगी और क्या होगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू उष्ण एंड रुक्ष। तो शीत का रुक्ष हो जाएगा, शीत का उष्ण हो जाएगा और रुक्ष गुण विल बी कॉमन। अगेन दिस ग्रीष्म ऋतु का हीट विल बी कंट्रोल बाय वर्षा ऋतु, तो वहां पे गुण चेंज कैसे हो जाएंगे, शीत एंड स्निग्ध।
तो वह ग्रीष्म ऋतु में क्या था, उष्ण एंड रुक्ष था, शीत ऋतु में शीत एंड स्निग्ध. अगेन दिस वेट विंटर विल बी कंट्रोल्ड बाय अक्टूबर मंथ, जहां पे अनाज बनने वाले हैं, अनाज परिपक्व होने वाला है. तो अक्टूबर हीट कहा जाता है, उसमें अगेन उष्ण और रुक्ष गुण विद्यमान हो जाता है और वो बढ़ जाता है. उसके बाद फिर से अक्टूबर के बाद शिशिर ऋतु, हेमंत और शिशिर आने लगता है, और वही उष्ण रुक्ष गुण अगेन कन्वर्टेड इनटू शीत रुक्ष गुण. फिर से ग्रीष्म ऋतु आएगा, उष्ण रुक्ष, और फिर वर्षा ऋतु आ जाएगा शीत स्निग्ध. तो ऐसे ही परिक्रमण होता है, एक दूसरे को बैलेंस कर जाते हैं. ठीक है, क्योंकि डिम्पल जी वहां पे वात वृद्धि बोला है, पित्त वृद्धि ने, और वात वृद्धि में वायु प्लस आकाश महाभूत होता है. ठीक है, तो वायु महाभूत के गुण आपको दिखेंगे ज्यादा बड़े हुए वहां पे, पित्त वृद्धि के नहीं. इसलिए मैं बात करते वक्त दोषों के बारे में कभी बात नहीं करता, महाभूतों के बारे में करता हूँ, तेज और वायु महाभूत. ठीक है, तो इस प्रकार इसलिए उष्ण कामित्व दिखता है, क्योंकि वात दोष ये उष्ण पदार्थों से शमन हो जाता है उसका, क्योंकि वो शीत होता है. ओके, सो वी विल रेस्ट हियर, और टुमारो से फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड वी विल गो फास्ट, लिटिल फास्ट. ओके, हैव यू अंडरस्टूड टुडेस टॉपिक? आर यू सेटिस्फाइड, यस और नो? ओके ओके, तो सभी को पांचोतिक नमस्कार. और आपकी जो भी कुलदेवी रहेगी उसका नाम जप करते रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पांचोतिक चिकित्सा जल्दी जल्दी समझ में आएगी, बिकॉज वॉट वी आर लर्निंग इज ऑल द डिवाइन लिटरेचर. आयुर्वेद खुद ही एक डिवाइन है, खुद में अथर्ववेद का उपांग है आयुर्वेद. और आयुर्वेद का भी जो टॉप ऑफ द क्रीम आप या चेरी ऑन द केक जिसको कहते हैं, तो वो आप पढ़ रहे हो पांचोतिक चिकित्सा. ओके, तो सभी को श्री कृष्ण रात्रि, नाम भजते रहो. ओके, चलो सभी को श्री कृष्ण रात्रि. कुछ भी डाउट रहेगा यू कैन आस्क मी ऑन द ग्रुप. एंड इफ यू हैव नॉट ज्वाइन, इफ यू 1% भी लग रहा है आपको कि मैं ज्वाइन करके मेरा फायदा हो सकता है, तो यू मस्ट ज्वाइन द लेक्चर सीरीज. ओके, चलो.